नाम उत्कर्ष है और आपका मेरे चैनल रामजिक में फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स, और आज हम लोग इसी के बारे में रिवाइज करेंगे। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प मिले। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं जो कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। सो मेटल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? मेटल्स हार्ड होते हैं और उनके पास हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी हाई होती है फ्रेंड्स, और वो सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर पे। सोनरस प्रॉपर्टी आपको पता होगी फ्रेंड्स। अगर आप मेटल को हिट करते हो तो वहाँ से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, तो सिर्फ ये मेटल के साथ नहीं होता, तो ये इसको स्पेशल एबिलिटी, इसको सोनरस कहते हैं। तो मेटल्स आर सोनरस। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। मेलिएबल आपको ये भी एक प्रॉपर्टी जैसे सोनरस है ना वैसे मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। और मेटल्स आर आल्सो डक्टाइल, तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स, डक्टिलिटी, जिसको हम लोग मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, हम लोग वायर्स भी बना सकते हैं मेटल्स को खींच के। उसके बाद आता है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेटल्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं एक्सेप्ट सीजियम एंड गैलियम फ्रेंड्स, दो इसके एक्सेप्शन है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होता है। उसके बाद दे आर डेंस एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स, जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं फ्रेंड्स उस हमको हटा के बाकी सब डेंस होता है। अल्कली मेटल्स में आ जाएंगे आपके सोडियम, पोटेशियम, ये सब अल्कली मेटल्स में आता है। ठीक है, उसके बाद ऑस्मियम हाईएस्ट डेंसिटी एंड लिथियम लीस्ट डेंसिटी। जो ऑस्मियम है फ्रेंड्स ये आपका मेटल, इसके पास हाईएस्ट डेंसिटी होती है, ठीक ना, ये हाईएस्ट डेंसिटी वाला मेटल है। और सबसे लीस्ट डेंसिटी होती है फ्रेंड्स लिथियम की। ओके, और सब मेटल्स आर लस्चरस फ्रेंड्स, शाइनी अपीयरेंस होती है मेटल्स की, उसे ही हम लोग लस्चरस कहते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है। सिल्वर ग्रे इन कलर एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर, तो मेटल्स का फ्रेंड्स जनरली कलर सिल्वर या ग्रे होता है, गोल्ड और कॉपर को छोड़ के। गोल्ड का तो कलर आपको पता ही होगा, कॉपर का ब्राउनिश रहता है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के पास भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है फ्रेंड्स, तो वो क्या क्या है कि अकर एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर, वो तीनों में से किसी भी स्टेट में हो सकते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं फ्रेंड्स वो लिक्विड मतलब रूम टेम्परेचर में तीनों स्टेट में से किसी भी स्टेट पे हो सकते हैं। और दे आर ब्रिटल, नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, नॉन सोनरस, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और नॉन मेलिएबल, इनसे आप थिन शीट नहीं बना सकते हैं। डक्टाइल, इनको आप वायर में ड्रॉ नहीं कर सकते। और सोनस, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस भी नहीं होगी अगर आप इन्हें हैमर या फिर किसी भी चीज़ से मारोगे तो। और बैड कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। अब एक्सेप्शंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ये जो सारे एक्सेप्शंस हैं ना फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के एग्जाम में। ठीक है, तो आप सबको नोट कर लीजिए। जो अल्कली मेटल होते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया सोडियम हो गया आपका, पोटेशियम, लिथियम, ये सब, उसे आप कट कर सकते हो नाइफ के यूज़ से। ठीक है, आप इन नाइफ का यूज़ करके उन्हें कट कर सकते हो क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। सो मरकरी एक ऐसा मेटल फ्रेंड जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। और लीड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो लीड और मरकरी जो होते हैं फ्रेंड्स वो पुअर कंडक्टर ऑफ होते हैं हीट के। ये सब मेटल्स हैं, ठीक है ना। लीड और मरकरी ऐसे मेटल जो कि पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। मरकरी एक्सपेंड सिग्निफिकेंटली फॉर स्लाइटेस्ट चेंज इन टेम्परेचर, मरकरी जो है फ्रेंड्स वो एक्सपैंड करती है हल्का सा भी अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो। ठीक है, गैलियम एंड सीजियम, मैंने आपको बताया कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी लो होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आप रूम टेम्परेचर पे ज़रा से नीचे मतलब इसका टेम्परेचर कम करोगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे। उसके बाद आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है फ्रेंड जो कि लस्चरस होता है। हमने पढ़ा था कि नॉन मेटल लस्चरस नहीं होता, लेकिन आयोडीन इसका एक्सेप्शन है, आयोडीन लस्चरस होता है। ग्रेफाइट फ्रेंड्स ऐसा नॉन मेटल जो कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इसका एक्सेप्शन है। डायमंड भी नॉन मेटल है फ्रेंड्स, कंडक्ट हीट एंड हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो हमने पढ़ा था कि नॉन मेटल्स का हीट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो रहते हैं, जबकि डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जिसको वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और ये हीट को भी कंडक्ट करता है। अब आते हैं फ्रेंड्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, तो अल्कली मेटल्स फ्रेंड्स रिएक्ट वाइगोरसली विथ वाटर एंड ऑक्सीजन और एयर। तो जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं फ्रेंड, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब बहुत जल्दी रैपिडली रिएक्ट करते हैं वाटर या ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम जो होता है फ्रेंड्स हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। और ये जो एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ये सब हो गया वो स्टीम जो कि भाप होते हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं। उसके बाद ये जो कॉपर,
सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम ये रिएक्ट ही नहीं करते, क्योंकि ये काफ़ी कम रिएक्टिविटी की होती है, ये रिएक्ट ही नहीं करते वाटर चाहे एसिड के साथ। काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और भी नहीं तो होंगे भी नहीं, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन बर्न इन एयर, तो आप मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओगे, यानी कि उन्हें जलाओगे आप, तो क्या होता है, तो मेटल्स प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मेटल ऑक्साइड। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर उसे जल्दी से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो वाली। सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल एज दे रिएक्ट वाइगरसली इन एयर एंड वाटर, तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये वाइगरसली रिएक्ट करते हैं। सो जो पोटेशियम और सोडियम है इन्हें केरोसिन में डुबो के रखा जाता है, क्योंकि ये रिएक्ट ना करने, तो काफ़ी हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये फायर भी कैच कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये पोटेशियम है, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर बना पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है, K2O वाइगरस रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हुई फ्रेंड्स वो काफ़ी जल्दी से हुई है, ठीक है। और बात है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और ये लीड बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं एयर के साथ, ठीक है, और स्लोली रिएक्ट करके एक प्रोटेक्टिव लेयर बना सकते हैं जो उन्हें कोरोजन से मतलब बचाता है। जैसे कि आपने अभी हम लोग कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे कि कोरोजन को क्या, प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, तो उसमें हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि देखिए मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, ये MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, और Mg बर्न्स विद अ वाइट डाइजिंग फ्लेम। आपने देखा होगा कि अगर आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हो तो उससे वाइट लाइट निकलती है जो काफ़ी डाइजिंग रहती है। एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू 2Al2O3, ये भी एल्युमिनियम ऑक्साइड बना है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड की। ये रिएक्ट ही नहीं होंगे वाटर के साथ, चाहे आप इसे आग लगा दीजिए चाहे कुछ करिए, ये एयर के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं। सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड जो होते हैं फ्रेंड्स वो आप उन्हें जला भी लीजिएगा तो एयर के साथ रिएक्ट नहीं होंगे। अब बात करते हैं बेसिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। सम मेटालिक ऑक्साइड गेट डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अल्कलीज। मैंने आपको बताया कि बेसिस को अगर आप डिसॉल्व करोगे वाटर में तो अल्कली का फॉर्मेशन होता है, पिछली वीडियो में बताया था। देयर एक्वस सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, और रेड लिटमस ब्लू टर्न कर रहा है फ्रेंड्स, तो क्या हो सकता है बेस, तो मैंने आपको बताया ही था कि जितने मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो Na2O सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, ये आपका बना NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अल्कली। K2O पोटेशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन वाटर, तो ये बना हमारा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते किसको, तो ऐसे ऑक्साइड फ्रेंड जो कि दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस, मतलब कि ऐसे मेटालिक ऑक्साइड्स हैं जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हो, तो उन्हें हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहेंगे। और इसका प्रोडक्ट बनता है फ्रेंड्स सॉल्ट एंड वाटर, इसका प्रोडक्ट होता है, जैसे कि Al2O3, ZnO, PbO, SnO, ये सब जो होते हैं फ्रेंड्स ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल है, बेस्ट एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। देखिए Al2O3 है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर एक मेटालिक सॉल्ट बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, और यहाँ पर वाटर रिलीज होती है। उसके बाद फिर से देखिए फ्रेंड्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये बेस NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर एक और मेटालिक सॉल्ट बन रही है NaAlO2, ठीक है, और यहाँ पर वाटर रिलीज हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर जिंक के भी रिएक्शन दिए हुए हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स रिएक्टिविटी सीरीज़ की। तो आपको यहाँ पर जो टेबल दिख रहा है ये रिएक्टिविटी दिखा रहा है मेटल्स की, और रिएक्टिविटी का मतलब होता है फ्रेंड्स कितनी जल्दी वो रिएक्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि जितने भी अल्कली मेटल होते हैं, पोटेशियम हो गया, फिर ये सोडियम हो गया, ये सब बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इसका पहला रीज़न ये है कि फ्रेंड्स ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है काफ़ी टॉप में होता है, ठीक है। और दूसरी बात की फ्रेंड्स आपने ये भी देखा कि गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर ये सब रिएक्ट ही नहीं करते, क्योंकि वो बॉटम में रहता है रिएक्टिविटी सीरीज़ के। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ का फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपको इसे याद करना होगा। सो सबसे ऊपर फ्रेंड्स रहता है हमारा पोटेशियम, उसके बाद आता है बेरियम, उसके बाद आता है कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होता है फ्रेंड्स, और हमारा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिएक्टिव होता है पोटेशियम, हाईली एक्टिव मेटल, ठीक है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर और स्टीम। तो मेटल प्लस वाटर इक्वल टू मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन।
तो अगर आप मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, या तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ होगी। चलिए देखते हैं। देखिए Na सोडियम है, H2O मतलब ये कोल्ड है, मतलब कोल्ड वाटर। सोडियम को कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे आप तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना यहाँ पर और H2 गैस रिलीज हुई, साथ में थोड़ी बहुत हीट भी निकली यहाँ पर। उसके बाद कैल्शियम लीजिए, कैल्शियम को भी आप कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बन रहा है और H2 गैस रिलीज हो रही है। यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम को हम लोग वाटर जो कि स्टीम मतलब स्टीम के फॉर्म में वाटर उसके साथ रिएक्ट करें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है Al2O3 और यहाँ पर भी H2 रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है जिससे मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बन रहा है। अब आता है फ्रेंड्स रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। अब मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होता है इसमें। जैसे कि सोडियम हमारा मेटल है HCl डाइल्यूट HCl और सोडियम NaCl सोडियम क्लोराइड और H2 रिलीज हुई। ठीक है, यहाँ पोटेशियम ले लीजिए, पोटेशियम को हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बना और हाइड्रोजन। ओनली मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो जो मैग्नीशियम और मैग्नीज होते हैं फ्रेंड्स वही रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है जिसमें जैसे कि देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम है डाइल्यूट HNO3, यहाँ पर MgNO3 होल ट्वाइस बना और H2। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीज, यहाँ पर भी डाइल्यूट HNO3, यहाँ पर MnNO3 होल 2 बना और H2। तो अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मैंने मेरी जो पहली वीडियो थी फ्रेंड्स केमिस्ट्री चैप्टर 1 की तो उसमें मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, वैसे इधर भी बता दे रहा हूँ। तो अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है फ्रेंड्स वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो ये वही है फ्रेंड्स, इसमें कोई ज़्यादा नोटिस करने वाली बात नहीं। जैसे देखिए हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। तो मेटल ए है, सॉल्ट ऑफ मेटल बी है, सॉल्ट ऑफ मेटल ए बना, मेटल बी डिस्प्लेस हो गया। तो ये जो मेटल ए है ना फ्रेंड्स वो यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव है मेटल बी के कंपैरिजन में, तो इसीलिए वो मेटल ए है, मेटल जो ए है हमारा वो मेटल बी को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देता है और अपना सॉल्ट बनाता है। और यहाँ पर जो मेटल बी बना ये हमारा बना प्रेसिपिटेट। ठीक है, डिस्प्लेस मेटल। एग्जांपल देखिए फ्रेंड, Fe आयरन प्लस CuSO4। हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा कि आयरन कॉपर से ऊपर है। मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आयरन है फ्रेंड्स वो कॉपर से बहुत ऊपर है, तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव हुआ कॉपर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो देखिए तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव हुआ कॉपर के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर इसने इसके सॉल्ट से इसको डिस्प्लेस किया और FeSO4 अपना एक कंपाउंड बनाया और यहाँ पर ये कॉपर डिस्प्लेस हो गई, डिस्प्लेस मेटल है। अब बात करते हैं फ्रेंड रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेसिस के साथ मेटल रिएक्ट करके क्या होता है। तो सेम चीज़ है फ्रेंड्स, बेस के साथ मेटल रिएक्ट करे या एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करे, सॉल्ट और हाइड्रोजन हमारा बनना ही बनना है। जैसे देखिए NaOH है बेस, जिंक है हमारा मेटल, तो यहाँ पर ये सॉल्ट बना Na2ZnO2 और H2 जैसे हमारी लिक्विड। तो फ्रेंड देखते हैं अब हम लोग कि मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि मेटल और एसिड कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और मेटल और बेस कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मेटल्स लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटायंस। तो कैटायंस क्या होता है फ्रेंड्स, अपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, जिनके पास नेट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये कैसे होता है, मान लीजिए कि जो नॉर्मली जो एक एटम होता है ना फ्रेंड्स उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक, लेकिन अगर आप उनके वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो तो उसके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे वो तो मतलब सेम ही है, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिक्रीज होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन घटा अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं वहाँ से। सो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है फ्रेंड्स वो मतलब निगेटिव चार्ज से ज़्यादा हो गया, तो इसके पास नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसी से कैटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, नॉन मेटल गेन दोज इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल एंड फॉर्म एनायंस। और जो नॉन मेटल्स होते हैं फ्रेंड्स वो क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुआ मेटल से वो गेन करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में और वैलेंस शेल में वो ऐड होता है और उनका वो एनायन फॉर्म करते हैं। जैसे कि उनके पास भी सेम कंडीशन थी कि प्रोटॉन इक्वल थे और इलेक्ट्रॉन भी इक्वल थे, लेकिन अगर उन्होंने दूसरे एटम्स से कुछ इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो उनके पास इलेक्ट्रॉन का एटम उनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर उनमें ज़्यादा हो गया प्रोटॉन से, तो उनके पास नेट निगेटिव भी चार्ज आ गया, तो वह एनायन फॉर्म करते हैं। तो एनायन उन एटम को बोलते हैं जिनके पास नेट निगेटिव चार्ज होता है।
द कैटायन एंड एनायन अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दस फॉर्मिंग एन आयोनिक बॉन्ड। तो इसमें बता रहा है कि आयोनिक बॉन्ड बनते कैसे हैं। तो जो भी कैटायन और एनायन होते हैं फ्रेंड्स, वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब फील करते हैं, ठीक है ना, और इसी से आयनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। और ये जो आयनिक बॉन्ड होता है फ्रेंड्स, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और ये परमानेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। मतलब जैसे कि ये जो यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल, जैसे कैल्शियम का, कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनके वैलेंस शेल में, ठीक है, तो वो अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन को दे देते हैं, ठीक है ना, 2 क्लोरीन के एटम को, क्योंकि एक क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो अगर उनका 1 इलेक्ट्रॉन वो गेन करते तो उनका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 क्लोरीन के एटम्स को एक एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिससे CaCl2 बनता है, कैल्शियम क्लोराइड। अब इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। एग्जाम्पल फ्रेंड्स, कैल्शियम क्लोराइड, तो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय अपोजिटिवली चार्ज कैल्शियम एंड क्लोराइड आयंस, ठीक है। कैल्शियम एटम्स लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैंने आपको बताया, एंड एटम्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियरेस्ट नोबल गैस। तो अगर ये आप 2 इसमें से रिमूव कर दोगे इसके वैलेंस शेल से, तो इसके पास 288 की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, जो कि इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है। तो ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन में आ जाएगा। और इससे क्या होगा कि इसके पास नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे +2 का नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहीं जो 2 क्लोरीन के एटम्स होते हैं फ्रेंड्स, वो एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और गेन कर लेंगे -1 चार्ज, ठीक है। एक क्लोरीन एटम कितना चार्ज गेन करेगा, -1, ठीक है। एंड अटैन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू नियरेस्ट नोबल, और वो भी अपना नोबल गैस के नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, ठीक है। देखिए, चलिए, जैसे कि यहाँ पर इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने एक कैल्शियम से लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो ये भी नोबल गैस अटेन कर लेता है कॉन्फ़िगरेशन। अब आयोनिक कंपाउंड होते क्या हैं? द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज आयंस होल्ड द कंपाउंड्स टुगेदर। तो जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं फ्रेंड्स, उनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है उनके एटम से, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वो होल्ड करके रखता है कंपाउंड को अच्छे से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर MgCl2, CaO, MgO, NaCl, ये सब आयोनिक कंपाउंड में आते हैं। इनमें परमानेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? तो वो जो होते हैं आयनिक कंपाउंड्स, वो यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, मेड अप ऑफ आयंस, ठीक है। उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है काफ़ी हाई होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन था फ्रेंड्स, वो काफ़ी ज़्यादा था, तो उसे तोड़ने के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, तो इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। और दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इन एक्वेस सॉल्यूशन एंड व्हेन मेल्टेड। अगर आप उन्हें पिघला दोगे या फिर एक्वेस सॉल्यूशन अगर उनका रहेगा, तो वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि वो आयन से फॉर्म होते हैं। आप जानते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए आयन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकल नेचर, फिजिकली मतलब नेचर इनका क्या होता है? तो आयोनिक सॉलिड्स यूजुअली एक्सिस्ट इन रेगुलर वेल डिफाइंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स आयोनिक कंपाउंड्स का, वो काफ़ी रेगुलर और क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होता है, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है उसका। इलेक्ट्रिक कंडक्शन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस स्टेट, ये हमने अभी पढ़ा। व्हेन आयंस बिकम फ्री एंड एक्ट एज ए चार्ज कैरियर्स, ठीक है। अगर वो एक्वस सॉल्यूशन में होंगे तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में, और ये जो आयंस होते हैं फ्रेंड्स, वो मतलब कि चार्ज कैरी करते हैं, ठीक है। इन्हीं से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। इन सॉलिड फॉर्म, अगर वो सॉलिड रहेंगे तो आयंस आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मैंने आपको ये भी बताया कि उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफ़ी हाई होता है, एंड नॉट फ्री टू मूव, और वो हिल नहीं सकते, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाइंडेड रहते हैं, तो इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करते हैं, या फिर आयंस क्यों नहीं कंडक्ट करते इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि यही इसका रीज़न है फ्रेंड्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है सॉलिड फॉर्म में उसका, और वो फ्री नहीं होते हैं, तो इसीलिए कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को। देखिए, इन सॉलिड स्टेट उनका जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का, वो कुछ ऐसे होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, प्रोटॉन्स यहाँ पर, कुछ इस प्रकार का उसका अरेंजमेंट होता है। और देखिए इन मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन, इसका तो देखिए पहले तो गैप पड़ गया पहले एटम्स में, यहाँ पर कोई एटम्स के बीच में ज़्यादा गैप नहीं था, यूनिफॉर्म था पूरा, यहाँ पर गैप आ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आयनिक कंपाउंड सच एज NaCl, जो NaCl हमारा डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉलिड। तो जो हमारा NaCl यानी कि जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है फ्रेंड्स, वो अपनी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको डिजॉल्व कर दोगे वाटर में, ठीक है, तो इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपने पढ़ा होगा कि वाटर में अगर आप डिसॉल्व करोगे कॉमन सॉल्ट को, तो काफ़ी अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है फ्रेंड्स बिटवीन आयंस रिक्वायर अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक, उसको आपको तोड़ना है तो एक हाई एनर्जी आपको देनी होगी उसको, ठीक है।
तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड आर यूजुअली वेरी हाई, इसीलिए क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है फ्रेंड्स एट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उसको आपको ब्रेक करने के लिए काफ़ी हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है काफ़ी हाई होता है। सॉल्युबिलिटी देखते हैं इसकी। मोस्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड फ्रेंड्स, जितने भी मतलब ज़्यादातर जो आयनिक कंपाउंड होते हैं आर सॉल्यूबल इन वाटर होता है, ठीक है। क्यों? ड्यू टू सेपरेशन ऑफ आयंस बाय वाटर, क्योंकि वाटर उनके आयंस को सेपरेट कर देता है, ठीक है। दिस अकर ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ वाटर, वाटर का जो नेचर होता है फ्रेंड्स वो पोलर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, NaCl इज ए 3D सॉल्ट क्रिस्टल कंपोज्ड ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस आयन। तो NaCl तो आपको पता होगा, मतलब सॉल्ट है हमारा जो सॉलिड स्ट्रक्चर है क्रिस्टल के फॉर्म में, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से बना हुआ है, बाउंड टुगेदर थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बाउंडेड है। व्हेन क्रिस्टल ऑफ NaCl कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर, ठीक है, तो जो पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज इंड्स ऑफ वाटर होते हैं फ्रेंड्स, water molecule interact with the Cl negative ions, while the negatively charged end of water molecules interact with Na positive ions, ठीक है। तो ये क्या करते हैं फ्रेंड्स इनसे, तो दिस आयन डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल असिस्ट इन द ब्रेकिंग ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद इन द क्रिस्टल एंड अल्टीमेटली इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल। तो यही फ्रेंड्स जो कि वाटर मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट वो इंटरेक्ट करता है Cl के साथ, क्योंकि Cl नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, तो वो Cl को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। और हाँ, और जो निगेटिवली चार्ज पार्ट होता है वाटर मॉलिक्यूल का वो Na पॉजिटिव, यानी कि जो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है फ्रेंड्स आयन, तो उसको अट्रैक्ट करता है अपने पास। तो यही जो डाइपोल अट्रैक्शन होता है फ्रेंड्स वो स्प्लिट कर देता है NaCl को Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, और जिससे इलेक्ट्रिसिटी आप अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो आप इसको कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा गया एप्लीकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है फ्रेंड्स इसमें। तो देखिए इसके यूजेस क्या क्या है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में इसका यूज़ आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज़ आता है, और थर्माइट रिएक्शन में भी इसका यूज़ है। क्योंकि थर्माइट रिएक्शन एक तरह से फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये देखिए यहाँ पर Al है, Fe2O3 है, ये आयरन 3 ऑक्साइड है, ठीक है, और यहाँ पर Al2O3 बना और Fe मोल्टेन, ठीक है, और यहाँ पर हीट भी रिलीज़ होती है फ्रेंड्स, यहाँ पर हीट भी काफ़ी रिलीज़ होती है, ठीक है। तो अब इसका थर्माइट रिएक्शन यही होती है फ्रेंड्स, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें एल्युमिनियम और आयरन 3 ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं, और एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन का फॉर्मेशन होता है जो कि आयरन मोल्टन होता है। इसमें काफ़ी सारी हीट भी निकलती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, थर्माइट रिएक्शन इज यूज इन वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स, करेक्ट मशीन पार्ट्स। तो जो थर्माइट रिएक्शन होती है फ्रेंड्स, ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं उनको वेल्ड करने में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स, मशीन के भी पार्ट्स कुछ क्रैक हो सकते हैं, तो उसको भी ये वेल्ड करता है। क्योंकि यहाँ जो आयरन निकलता है फ्रेंड्स वो मोल्टेन स्टेट में निकलता है, और मोल्टेन स्टेट में जब निकलता है तो आप उसको कुछ जोड़ दीजिएगा तो वो ठंडा होने के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। ये उसकी स्ट्रेंथ के लिए सही रहता है। अब बात करें फ्रेंड्स अकरेंस ऑफ मेटल्स की। तो मेटल्स कैसे पाए जाते हैं, कहाँ हमें मिलते हैं वो, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स स्पेशली मेटल्स अकर इन नेचर इन कंबाइंड स्टेट, जितने भी मेटल होते हैं फ्रेंड्स ज़्यादातर कंबाइंड स्टेट में ही रहते हैं विद अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड स्टेट में ही रहते हैं, ठीक है। ऑल दिस कंपाउंड्स ऑफ मेटल आर नोन एज मिनरल्स, और ये जितने भी कंपाउंड होते हैं फ्रेंड्स मेटल के उन्हें मिनरल्स कहते हैं, जो कि हमारी अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स स्पेशली मेटल्स अकर इन नेचर इन कंबाइंड स्टेट विद अदर एलिमेंट्स, ऑल दिस कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स आर नोन एज मिनरल्स, बट ओनली आउट ऑफ देम ओनली फ्यू आर वायबल सोर्स ऑफ दैट मेटल। लेकिन कुछ ही मिनरल ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जिससे हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उनको ओर्स कहा जाता है। चलिए, जैसे कि जो ये हमारा गोल्ड और प्लेटिनम है फ्रेंड्स, वो नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसका रीज़न मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछता हूँ, अगर आपको इसका रीज़न पता हो तो मुझे बताइए। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फ्लो चार्ट गिवन है, जिससे इसमें बताया गया कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिनसे हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रेंड्स एक बात ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी होती है, उनकी रिएक्टिविटी। जैसी रिएक्टिविटी जिस मेटल की होगी उसको एक्सट्रैक्ट करने का जो स्टेप है वो भी थोड़ा अलग अलग होते जाएगा। जैसे कि मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी काफ़ी आसान होता है उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, और मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी के लिए हल्का सा और उसमें कुछ ऐड करना पड़ता है, और मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी के लिए तो हमारा स्टेप ही अलग हो जाता है, ठीक है। देखते हैं मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी फ्रेंड्स, यहाँ पर सल्फाइड ओर गिवन है। जो सल्फाइड ओर होता है फ्रेंड्स ये काफ़ी एबंडेंट ओर होता है, मतलब कि अर्थ क्रस्ट में मोस्ट ऑफ द ओर जो होते हैं फ्रेंड्स सल्फाइड्स ओर होते हैं ना, तो कार्बोनेट ओर होते हैं, और भी बहुत सारे ओर होते हैं, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ओर्स है जिसको हमने इस क्लास में पढ़ना है, ठीक है। सल्फाइड ओर के लिए हम लोग रोस्टिंग करते हैं फ्रेंड्स। ये जो रोस्टिंग है
वो एक मतलब प्रोसेस है, इसके बारे में आगे एक्सप्लेन करूँगा, जो कि सल्फाइड ओर के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। इससे हमें डायरेक्ट मेटल मिलेगा, लेकिन जो वो मेटल होता है फ्रेंड्स वो इम्प्योर होता है, उसमें काफ़ी सारी डर्ट और ये सब लगे रहते हैं, तो उसको रिफ़ाइन किया जाता है, फिर जाके हमें मिलता है हमारा प्योर मेटल, ठीक है, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं फर्दर। मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी के लिए क्या करेंगे, जैसे मीडियम रिएक्टिविटी में आ जाता है आपका आयरन आ जाएगा, ठीक है, ये सब मीडियम रिएक्टिविटी में आता है। और लो रिएक्टिविटी में आपका जैसे गोल्ड ले लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं सल्फाइड और कार्बोनेट, और मैंने आपके बारे में इसके बारे में बताया आप लोगों को। सल्फाइड और के लिए रोस्टिंग की जाती है और कार्बोनेट और के लिए कैल्सिनेशन, इसके बारे में भी मैं आपको नीचे बताऊंगा। तो इसको इन दोनों को मतलब सल्फाइड और के लिए अगर आप रोस्टिंग करोगे या फिर कार्बोनेट और के लिए आप कैल्सिनेशन करोगे तो आपको ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेंगे, ठीक है। तो ये मेटल के ऑक्साइड क्यों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि आप सल्फाइड और या कार्बोनेट और में से मेटल को डायरेक्ट आप नहीं ले सकते हो, थोड़ा ही मुश्किल होता है, तो इसीलिए पहले तो इन दोनों को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है मेटल्स का, ठीक है। इससे आपको एक्सट्रैक्ट करना ईजी रहेगा, ठीक है, आपके लिए। उसके बाद रिडक्शन टू मेटल, जो ये ऑक्साइड होता है फ्रेंड्स, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, इसका रिडक्शन किया जाता है, इनकी ऑक्सीजन इससे रिमूव की जाती है, जिससे हमें मेटल मिलेगा। उसके बाद हमें रिफाइन करना होता है उस मेटल को। अच्छा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी के बारे में। तो इसमें फ्रेंड्स इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है मोल्टेन ओर का, मतलब जो हमें सल्फाइड और या फिर कोई भी कार्बोनेट और मिला तो उसको पहले मोल्टेन स्टेट में लाया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब फ्रेंड्स आपको पता होगा, लाइसिस का मतलब होता है फ्रेंड्स स्प्लिट, कुछ भी लाइसिस जैसे हाइड्रोलाइसिस तो वाटर की मदद से स्प्लिट, और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से स्प्लिट करना, ठीक है। तो आगे हम लोग इस बारे में देखते हैं। देखिए मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, कौन कौन से मेटल हाई रिएक्टिविटी में आता है आपको तो पता है, मैंने सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया। मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी आया आयरन है, और ये आपका टिन है, फिर ये लीड है, ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंड मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, कॉपर हो गया हमारा, ठीक है, सिल्वर, मरकरी, ये सब। अब रोस्टिंग क्या होती है फ्रेंड्स, तो रोस्टिंग से हम लोग सल्फाइड और को उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं ऑन हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। So roasting is a process in which sulfides ore are converted into their respective oxides on heating strongly in the presence of excess air. It removes volatile impurities, ठीक है। जितने भी volatile का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी उड़ने लगे impurities होते हैं उन्हें ये रिमूव करता है, ठीक है। जैसे कि देखिए ZnS, ये सल्फाइड ओर है, ठीक है, ये एक सल्फाइड ओर है जिंक का, इसमें जिंक है और हम लोग को इसमें से जिंक लेना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखा स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, तो यहाँ पर ये एक्सेस एयर फ्रेंड्स हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें हम लोग हीट कर रहे हैं, हीट किए तो हम लोगों को मिला ZnO और SO2, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज हुई गैस के फॉर्म में, और यहाँ पर ZnO, ये जिंक ऑक्साइड, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, तो हम लोग उसके बाद इसका फिर और इसमें से ऑक्सीजन रिमूव करेंगे तो हमें प्योर जिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब कैल्सिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो इट इज़ द प्रोसेस विच इज़ यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग ऑफ कार्बोनेट एंड हाइड्रेटेड ओर्स इनटू ऑक्साइड्स ऑन हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर। इसमें जो एयर होती है फ्रेंड्स वो लिमिटेड होती है या फिर कमी एयर होती है इसमें, और इट ऑल्सो रिमूव वॉलेटाइल इम्प्योरिटी, इसमें भी जो वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज होती है फ्रेंड्स वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। कि यहाँ पर ZnCO3 है, ठीक है, हीट, तो ये जिंक मतलब क्या कार्बोनेट और जिंक, जिसमें जिंक है, इसमें से भी हम लोग को जिंक को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हीट करेंगे फ्रेंड्स लिमिटेड एयर में, ठीक है। या फिर एयर इसमें होगी नहीं, एब्सेंस ऑफ एयर, तो इसमें हमारा जिंक ऑक्साइड बना और CO2 अलग हो गया, ठीक है। वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट देख लीजिए, इसमें से कैल्शियम आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसे भी हीट करिए तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ऐसे ही है, ठीक है। अब देखते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो बाय सेल्फ रिडक्शन व्हेन सल्फाइड ओर्स ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक ये मरकरी है, यहाँ पर हमारा कॉपर है और लीड है, ये सब जो होते हैं फ्रेंड्स लेस रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव मेटल मतलब आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, काफ़ी नीचे आते हैं, ठीक है। तो इनको क्या करना है कि आर हीटेड इन एयर, इन्हें बस आप एयर में हीट कर दीजिए, ठीक है। अ पार्ट ऑफ ओर गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड विच देन रिएक्ट विद द रिमेनिंग सल्फाइड ओर टू गिव द क्रूड मेटल एंड सल्फर डाइऑक्साइड इन दिस प्रोसेस। नो एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज। तो आपको बस क्या करना है फ्रेंड्स, एयर में उसको हीट करना है, ठीक है, और एक जो पार्ट होगा ओर का वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड में, ठीक है, और जो कि बाद में रिएक्ट करेगा रिमेनिंग सल्फाइड ओर के साथ, जो हमें क्रूड मेटल देगा और सल्फर डाइऑक्साइड देगा, ठीक है। और इसमें किसी भी हमें दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प नहीं लेनी होती है ऑक्सीजन को रिड्यूस करने में। जैसे कि देखिए यहाँ पर HgS है, ये इसका नाम है किन्नाबार, ठीक है, ये एक सल्फाइड ओर है, आप शायद नोट कर सकते हैं, इसमें मरकरी है और सल्फाइड है, तो
तो ये सल्फाइड और किनाबार इसका नाम है। तो हम लोग एयर के प्रेजेंस में इसको हीट किए तो क्या निकला, हमारे क्रूड मेटल है, ठीक है, जो HgO है हमारा मर्क्यूरिक एसिड, ये हमारा क्रूड मेटल है और ये SO2 है, ठीक है। तो ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ निकल गया। उसके बाद इस क्रूड मेटल को हम लोग लेंगे और फर्दर हीट करेंगे इसको हम लोग बिना किसी रिड्यूसिंग एजेंट के, तो हमें डायरेक्ट हमारा मेटल और ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होगा और हमें अपना मेटल मिल गया। तो आप स्टेप्स याद रखिए। सबसे पहले सल्फाइड ओर को आपको लेना है, उसे हीट करना है एयर की प्रेजेंस में, जिससे आपको क्रूड मेटल मिलेगा, ठीक है। उस क्रूड मेटल को लेकर आपको और भी हीट करना है, जिससे आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। उसके बाद उसकी रिफाइनिंग होगी तो वो आपको यूज़ में आपके लिए आ सकता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। जो मिडिल में आता है रिएक्टिविटी सीरीज को, उन्हें हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रोसेस दी गई स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, इट इन्वॉल्व्स हीटिंग द रोस्टेड और कैल्सिनेटेड ओर टू अ हाई टेम्परेचर इन विच विथ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। स्मेल्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा जो रोस्टेड या कैल्साइंड ओर है, मतलब कि जो हमारा सल्फाइड ओर था उसे हमने हीट किया, या फिर कैल्शियम का ओर था उसे भी हमने हीट किया, तो उससे जो हमारा मेटल ऑक्साइड बना उसको भी हम लोग हाई टेम्परेचर में उसको हीट करते हैं सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। हमारा जैसे कि कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट में आता है फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है। द क्रूड मेटल इज ऑब्टेन इन इट्स मोल्टेन स्टेट। फिर जो क्रूड मेटल होगा वो अपने मोल्टेन स्टेट में हमें मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर Fe2O3, ठीक है, आयरन 3 ऑक्साइड है। यहाँ पर कार्बन मेनली ये कोक है फ्रेंड्स, 3C मतलब 3 कार्बन का एटम, ये कोक है। तो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है और इसको हमने हीट किया, ठीक है, सूटेबल टेम्परेचर में, तो हमें एक मोल्टेन स्टेट में आयरन मिला और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई। अब देखते हैं एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन। एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो इस रिएक्शन को आप गोल्ड-स्मिथ रिएक्शन भी बोल सकते हैं और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके बारे में आप नोट कर लीजिए। एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन को हम लोग गोल्ड-स्मिथ रिएक्शन भी बोलते हैं और ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है फ्रेंड्स। और इसमें मेटल ऑक्साइड जो होते हैं फ्रेंड्स, मतलब जो आयरन के या फिर क्रिप्टन के मेटल ऑक्साइड होते हैं वो हीटेड किया जाता है हाई टेम्परेचर में विद एल्यूमिनियम के साथ। तो इसमें क्या होगा कि जो Fe2O3 है हमारा, वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगी और यहाँ पर आयरन हमारा होगा और हीट भी रिलीज होगी। और जो हीट है फ्रेंड्स काफ़ी लार्ज अमाउंट में रिलीज होती है, इसलिए हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक। ऐसे हमारा क्रिप्टन है वो भी एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रही है और क्रिप्टन हमें मिल रहा है और यहाँ पर भी हीट प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, ठीक है। एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। हमें किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जब हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं तो उससे हम लोग एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एल्यूमिनियम बेसिकली फ्रेंड्स आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, या फिर क्रिप्टन को डिस्प्लेस कर रहा है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स टुवर्ड द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो अब ये स्टेप ही अलग है फ्रेंड्स। उनमें तो आपने देखा हीट करते हैं पहले, उसके बाद फिर हीट करते हैं सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। लेकिन यहाँ पर आपका दूसरा स्टेप आता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। यहाँ पर रिडक्शन होता है इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से। मैंने आपको समझा दिया ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, स्प्लिट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो डाउन प्रोसेस, ठीक है, डाउन प्रोसेस क्या होता है, तो इसमें जो मोल्टेन NaCl होता है फ्रेंड्स वो इलेक्ट्रोलाइज होता है इन स्पेशल अपरेटस। जो मोल्टेन NaCl होता है फ्रेंड्स उससे हम लोग इलेक्ट्रोलाइज करते हैं स्पेशल अपरेटस के साथ। देख लीजिए क्या अपरेटस हमारा एट द कैथोड, ठीक है। कैथोड किसको बोलते हैं, जो निगेटिवली चार्ज हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है उसे हम लोग कैथोड बोलेंगे, ठीक है। इसमें रिडक्शन होती है फ्रेंड्स, ठीक है ना, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज एनोड होता है, ठीक है। तो इसमें रिडक्शन होती है। देखिए यहाँ पर Na पॉजिटिव मोल्टेन स्टेट में, जो Na पॉजिटिव है यहाँ पर आयन, ये मोल्टेन स्टेट में है, ठीक है। और Na पॉजिटिव का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स वो बता दूँ मैंने आपको। Na पॉजिटिव का मतलब होता है फ्रेंड्स इसके पास जो कॉन्फ़िगरेशन इसकी 2-8 है। वैसे नॉर्मली जो भी आप सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो 2-8-1 होती है, लेकिन जो Na पॉजिटिव है फ्रेंड्स उसके एक इलेक्ट्रॉन लॉस के बाद ये वाली मतलब जो ये हमारा कैटायन बनता है Na का, ठीक है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 होती है। इसीलिए यहाँ Na पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर नेट 1 पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर रिमूव किया तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मतलब ये जो हमारा जो कैटायन है सोडियम का वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्यों, कहाँ से गेन करता है, क्योंकि कैथोड से। कैथोड मैंने आपको बताया कि निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, तो वहीं से ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और Na बनता है, ठीक है। और ये जो Na होता है फ्रेंड्स सॉलिड होता है, जो कि डिपॉजिट हो जाता है कहाँ, कैथोड में, ठीक है। और इसके पास जो नेट चार्ज होता है फ्रेंड्स वो न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, इसके पास वापस से कॉन्फ़िगरेशन आ गई 2-8-1 वाली, ठीक है।
ये कहाँ डिपॉजिट होगा, कैथोड में। उसके बाद एट द एनोड, ऑक्सीडेशन होती है एनोड में, और एनोड किसको बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को, ठीक ना, जो ऐसे इलेक्ट्रोड जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उसे एनोड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो Cl होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 Cl यानी कि 2 एटम है Cl के, वो भी मोल्टेन स्टेट में रहते हैं। Cl माइनस, अब Cl माइनस का क्या मतलब होता है फ्रेंड, Cl माइनस का मतलब होता है 2,8, इसके पास भी सेम कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8, ठीक है। और नॉर्मल जो हमारा Cl माइनस जो हमारा Cl होता है फ्रेंड्स एलिमेंट, उसके पास जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 2 और 7 की रहती है, ठीक है। लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसीलिए इसके पास अभी नेट नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसके पास पहले से 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसने एक और इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ पर इसका पूरा हो जाता है ये ऑक्टेट, और इसीलिए इसके पास नेट अभी नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसे 2 एटम है क्लोरीन के, ठीक है। इससे क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि इससे एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है, ठीक है। 2 एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, तो इससे Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिलीज हो रहे हैं। तो Cl2 का वापस से वही आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन फ्रेंड्स, 2 और 7, ठीक है। अच्छा, अब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड, क्योंकि Cl2 है तो ये गैस लिबरेट होती है एनोड की तरफ। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग फ्रेंड्स, और यही एक रिफाइनिंग नहीं होती फ्रेंड्स, और भी काफ़ी तरह की रिफाइनिंग होती है इलेक्ट्रोलाइटिक को हटा छोड़ के भी, ठीक है। तो जो भी कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर ऐसे मेटल्स जो है ना, उनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिकली ही रिफाइन करते हैं। तो अब यहाँ पर 3 चीज़ों के बारे में बताया गया, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, तो देख लेते अभी। इम्प्योर और क्रूड मेटल होते हैं, जो ये एनोड होता है फ्रेंड्स, वो इम्प्योर, जो हमारा क्रूड मेटल जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था वही ये होता है। और कैथोड हमारी थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, उसी की प्योर मेटल की थिन स्ट्रिप होती है। और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और यहाँ पर एक मेटल सॉल्ट होता है जो कि एक्वस सॉल्यूशन होता है एक मेटल सॉल्ट का, ठीक है। फ्रॉम एनोड है, तो एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, ऊपर मैं आपने देखा ही था। तो मेटल आयंस आर रिलीज इनटू द सॉल्यूशन। क्या होता है कि फ्रेंड्स जो हमारा क्रूड मेटल होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई, ठीक है ना, यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर रिमूव हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो वो आयन बना पॉजिटिवली चार्ज, जो कि सॉल्यूशन फिर एक्वस सॉल्यूशन में वो गया, ठीक है। और ये जितने सॉल्यूशन में वो जैसे ही गया ना, तो उसके बाद जो स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल थी उसमें जाकर चिपकने लगा, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, ये मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पर हमारा क्रूड मेटल, और जितने भी उसके बाद जो आयंस फॉर्म हो रहे हैं वो हमारे थिन स्ट्रिप में जाके चिपकते जा रहे हैं, और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है फ्रेंड्स वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है सॉल्यूशन में, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैथोड में होता है रिडक्शन फ्रेंड्स हमारा, ठीक है। तो इसमें जो होती है फ्रेंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मेटल फ्रॉम सॉल्यूशन इज डिपॉजिटेड, ठीक है। तो थिन स्ट्रिप में मैंने बताया कि जितने आयंस यहाँ से निकलते हैं एनोड में से, उतने कैथोड में जाकर चिपकते हैं, और जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है बॉटम बैठ जाती है, ठीक है, एनोड के बॉटम में। तो इसको एनोड मड भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि इम्प्योरिटी। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग कोरोजन के बारे में। कोरोजन होता क्या है, तो आपने जितने भी प्योर मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया इतनी मेहनत से, तो उसको आपको अब प्रोटेक्ट भी करना होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग कोरोजन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले एलॉयज़ के बारे में बताया गया। तो एलॉयज़ होते हैं क्या है, तो एलॉयज़ होमोजेनस मिक्सचर होते हैं फ्रेंड्स। 9 में आपने पढ़ा होगा मिक्सचर्स के बारे में। तो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं मेटल के, ठीक है, जो बनते हैं मेटल और नॉन मेटल से, या फिर मेटल से, या फिर नॉन मेटल से, ये बन के एलॉयज़ बनते हैं, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, ये फिक्स रेशियो में कंबाइंड होते हैं, 2 मेटल या फिर मेटल नॉन मेटल या फिर 2 नॉन मेटल, ठीक है। तो एलॉय फॉर्मेशन इन्हांसेस द डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। और जो आप एलॉय फॉर्म करते हैं फ्रेंड्स, एलॉय का फॉर्मेशन से ये होता है कि उनमें काफ़ी सही प्रॉपर्टीज़ आ जाती है, जो कि आपके लिए काफ़ी सही रहेगी, जैसे कि हार्डनेस, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू कोरोजन, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज़ आप अगर एलॉय जो होता है, एलॉयज़ में ये सब प्रॉपर्टीज़ होती है। देखिए जैसे कि एग्जांपल दिया गया यहाँ पर फ्यू एलॉयज़ का में, ब्रास, जो ब्रास होता है फ्रेंड्स कॉपर और जिंक का एलॉय होता है। तो कॉपर जिंक की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, लेकिन आप दोनों को कंबाइन करोगे फिक्स रेशियो में तो ब्रास बनता है। ब्रास की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है। ऐसे ही ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन का ये एलॉय सोल्डर, ठीक है। सोल्डर जो है लीड और टिन का एलॉय सोल्डर, ठीक है ना। एमलगम, मरकरी और अदर मेटल्स, तो जो भी अदर मेटल्स हैं अगर उनमें आप मरकरी मिला दोगे फिक्स रेशियो में तो एमलगम बनता है, ठीक है। तो इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिए गए। कोरोजन होता क्या फ्रेंड्स, कोरोजन ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल्स। तो फ्रेंड्स कोरोजन होता क्या, अब हम लोग देखते हैं कोरोजन के बारे में। तो ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन ऑफ मटेरियल्स यूजुअली अ मेटल बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर और केमिकल्स। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है ना कि डिटोरिएट होते हैं कोई मेटल्स, ठीक है, कैसे, तो उसमें मॉइस्चर चाहे एयर या फिर कुछ केमिकल या जो सराउंडिंग में इन्वायरमेंट हमारे प्रेजेंट होते हैं उनके एक्शन से ये डिटोरिएट होते हैं, ठीक ना।
जैसे कि रस्टिंग, कोरोजन का एग्जांपल है ये। इसमें आयरन का कोरोजन होता है। कैसे होता है, जो हमारा जो ऑक्सीजन है, ठीक है, O2 और XH2O मॉइस्चर, ठीक है, ये आयरन के साथ मिलते हैं और Fe2O3.XH2O रस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये रस्ट का फॉर्मूला होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो कोरोजन ऑफ कॉपर, कॉपर भी कोरोड होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर कॉपर है, ये मॉइस्चर हमारा जो H2O है मॉइस्चर, और CO2 फ्रॉम एयर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारा जो कॉपर होता है वो कोरोड हो जाता है। CuCO3.CuOH होल ट्वाइस बनता है, ठीक है। और इसका कलर जो होता है ग्रीन होता है। आपने देखा भी होगा पुराने, अगर आपके कोई कॉपर के आर्टिकल्स आपने अगर बाहर छोड़ दिया मॉइस्चर में, ह्यूमिडिटी में, तो वो क्या हो गया, ग्रीन हो जाता है, ठीक ना। तो यही उसका फार्मूला आप लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोरोजन ऑफ सिल्वर, तो सिल्वर कोरोड होकर ब्लैक हो जाता है। तो आपने अगर इसको भी कभी देखा ही होगा, अगर आप सिल्वर आर्टिकल्स में भी कभी कोरोजन हो जाए तो उनका कलर ब्लैक होता जाता है। जैसे कि यहाँ पर सिल्वर है, H2S है, ठीक है, फ्रॉम एयर, एयर से इसके साथ कंबाइंड होगा और H2 गैस यहाँ पर रिलीज होगी और यहाँ पर Hg2S बनेगा, ठीक है। ओके, अब प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब आप कोरोजन से कैसे प्रिवेंट करोगे अपने आर्टिकल्स को? तो कोटिंग विथ पेंट्स, ऑयल और ग्रीस एप्लीके, ठीक है। तो अगर आप पेंट्स को या ऑयल को कोटिंग करोगे अपने आर्टिकल्स पे, ठीक है, तो वो आपको कोरोजन से प्रिवेंट करता है। कैसे? एप्लीकेशन ऑफ पेंट और ऑयल और ग्रीस ऑन मेटल सरफेस कीप आउट एयर एंड मॉइस्चर। तो ये जो कांटेक्ट होता है फ्रेंड्स एयर और मॉइस्चर का मेटल के साथ, ये कांटेक्ट को तोड़ देता है, ठीक है ना, कोटिंग, ठीक है। इसीलिए ये एक बेस्ट हमारा प्रिवेंशन का तरीका है। उसको एलॉय कर दो आप। एलॉयड मेटल इज़ मोर रेजिस्टेंस टू कोरोजन। जितने भी आप एलॉयड मेटल्स देखोगे, जैसे कि स्टेनलेस स्टील फ्रेंड्स आयरन, निकल और क्रोमियम का एलॉय है, ठीक है शायद। तो ये काफ़ी शाइनी होती है फ्रेंड्स, और ये काफ़ी, इसमें कभी कोरोजन नहीं होता, ठीक है। तो ये इसकी अलग प्रॉपर्टीज़ है। तो ये आप अगर आप एलॉय बनाते हो किसी मेटल का, तो उसे कोरोजन से बचाता है, ठीक है। तो एलॉइंग भी एक बेस्ट तरीका हो सकता है। गैल्वेनाइजेशन, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हमें मोल्टेन जिंक की कोटिंग हम लोग लगा देते हैं आयरन आर्टिकल्स के ऊपर, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग मोल्टेन जिंक ऑन आयरन आर्टिकल्स, ठीक है। और जिंक जो होता है एक प्रोटेक्टिंग लेयर फॉर्म कर लेता है जो कोरोजन से बचाता है आयरन आर्टिकल्स को, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये एक मेथड होता है फ्रेंड जिसमें हम लोग एक मेटल को कोट करते हुए अनदर बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स कोटिंग के लिए। दिस मेथड नॉट ओनली लेंड्स प्रोटेक्शन बट ऑल्सो इनहांस द मेटालिक अपीयरेंस। ये मेटालिक अपीयरेंस को भी बढ़ाता है, सिर्फ ये प्रोटेक्ट ही नहीं करता फ्रेंड्स, ये शाइनी अपीयरेंस भी देता है, जैसे सिल्वर प्लेटिंग, निकल प्लेटिंग, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या होता है? मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन व्हेन इट इज कोटेड ऑन आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन और स्टील। इट एक्ट्स एज कैथोड अंडरगो रिएक्शन सैक्रिफाइस इंस्टीड ऑफ आयरन एंड प्रोटेक्ट द आर्टिकल। ये मैग्नीशियम जो होता है फ्रेंड्स वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो अगर आप उसको मतलब उसकी कोटिंग अगर आप करोगे आयरन या स्टील के ऊपर, तो कैथोड के जैसे एक्ट करेगा। कैथोड मैंने आपको बताया निगेटिवली चार्ज एनोड, तो कैथोड के जैसे इलेक्ट्रोड तो कैथोड के जैसे एक्ट करेगा और एक रिएक्शन वहाँ होगी जो आयरन को छोड़ के मैग्नीशियम का जिसमें कोरोजन है, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम यहाँ पर अपना सेक्रीफाइस कर रहा है आयरन के लिए, इसी चीज़ को सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। ये लास्ट टॉपिक था, ये कोरोजन हमारा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।